आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के इस बेहद आवश्यक अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मेरा आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि इस अंक को पूरा जरूर सुने और सुनकर ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक व शेयर करें। मित्रों, जैसा कि इस यूट्यूब चैनल के विभिन्न अंकों में मैं आपसे लगातार कहता रहता हूँ कि कुछ विदेशी लोग, विदेशी षड्यंत्रकारी और अन्य इस देश पर लंबे समय तक शासन करने के दौरान बाहरी व कुछ उनके स्वार्थवश में अंधे होकर कुछ स्थानीय लोगों द्वारा कुछ ऐसे नैरेटिव, ऐसी धारणाएं, ऐसी विचार हम सब पर जाने अनजाने हमारे दिमागों में, हमारे समाज में थोपे गए थे, जिन्होंने बहुत बड़ा नुकसान किया था। और उन विचारों, उन झूठे नैरेटिवों का कहीं भी कोई खंडन करना तो बहुत दूर की बात है। जो उन विचारों, उन नैरेटिवों से लगातार शताब्दियों से मूर्ख बनते जा रहे हैं और अपने को हे दृष्टि से देखते हैं, सारी कमियां अपने अंदर खोजने लगते हैं, वो दूसरों की कमियां भी अपने ऊपर ओढ़े बैठे हैं। ऐसा समाज भी उनके बारे में कोई विचार नहीं करता, उनका प्रतिकार नहीं करता और जाने अनजाने में वह वही पुरानी मनगढ़ंत बातों को रटता रहता है। मित्रों, आज अमृत विचार अखबार में आज 20 अक्टूबर के में डॉक्टर फैयाज अहमद फैज जी, एक वरिष्ठ लेखक है, उन्होंने एक बहुत सुंदर लेख के द्वारा कुछ ऐसी धारणा जो मुस्लिम समाज के बारे में बहुत लंबे समय से, शताब्दियों, पीढ़ियों से हम सबके बीच व्याप्त है। और मुस्लिम कम, हमारे लोग ज़्यादा कहते हैं कि साहब मुसलमानों में तो बड़ी एकता है, वहाँ कोई जातिगत भेदभाव नहीं है, वहाँ कोई वर्गवाद नहीं है, वहाँ सब एक हैं, समान है, वहाँ सारा कुछ एक है। इस धारणा को लंबे समय से हम सब ने अपने ऊपर ढो रखा है और मैं लगातार आपसे बात करता हूँ। मैंने आपको कई बार सचेत कहा, सजग करने का प्रयास किया और आज इस लेख के माध्यम से जो सुंदर जानकारी हैं जो मुझे भी प्राप्त हुई हैं, मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मित्रों, जैसा कि हम सबको जानकारी है कि एक मुस्लिम समाज के बारे में एक ऐसी धारणा लंबे समय से व्याप्त है कि ये केवल एक धार्मिक इकाई के रूप में व्यवहार करता है और समाज में रहता है, जबकि ये कतई झूठ है। ये केवल और केवल उस मुस्लिम समाज के एक अशराफ वर्ग है जो विदेशी है, जो इसको सवर्ण कह सकते हैं, जो मात्र अपने का 14%, 15% उसका अंश है। और वह और सेकुलर गैंग और अन्य इतिहासकार, ये पुराने समय से कुछ लिबरल गैंग हैं वर्तमान देश की आज़ादी के बाद, इस काम को और कुछ अंग्रेज शासन काल के समय कुछ इतिहासकारों ने व अन्य लोगों ने इस धारणा को बहुत पुष्ट करने का काम किया, क्योंकि इसी में उनका स्वार्थ था, जबकि ऐसा कतई नहीं है। इस्लाम के अंदर भी 3 वर्ग स्पष्टता पाए जाते हैं। एक अशराफ वर्ग जो विदेशी मूल का है, जो शासकीय वर्ग कहा जाता है, इसको सवर्ण वर्ग कह सकते हैं। दूसरा दलित वर्ग और पिछड़ा वर्ग, ये वर्ग अलग ही अलग नहीं है, इनमें जातिगत भेदभाव, इनमें आर्थिक असमानता व अन्य सब चीज़ें भी, आदिवासी समाज भी इसमें है और बटा हुआ है। और ये ऊंच नीच का भेदभाव और भेदभाव, नस्ली जो अस्मिता से ये सारा समाज भरा पड़ा है। लेकिन बड़ी खूबसूरती के साथ ये सारे दोष हम लोगों के यहाँ के मुख्य सनातन समाज, मूल निवासियों पर थोप दी जाते हैं। मित्रों, ऐसा नहीं है ये भारतवर्ष के इस्लाम में ही ये चीज़ें हों, ये अरब देश से लेकर सारे राष्ट्रों में जहाँ से ये शुरू हुआ था वहाँ भी हैं। अरब के अंदर आज भी खलीफा बनने का अधिकार केवल और केवल विशेषाधिकार सैयद वंश के लोगों को ही है। मित्रों, ईरान के अंदर भी खलीफा बनने का, काली पगड़ी पहनने का और सैयद जाति के लोगों को ही काली इमामा का पद सुशोभित करने का एक विशेषाधिकार सैयद वंश के लोगों को ही मिलता है, चाहे वो धार्मिक मुख्य पद हो या फिर शासकीय पद हो। ये दोनों पदों पर सैयद वंश का ही एकाधिकार रहा करता है। और ये एकाधिकार इन लोगों का, अशराफ वर्ग का, अशराफिया का, ये भारतवर्ष के अंदर जो भी इस्लामी रूलर्स रहे, जो विदेशी आक्रांता रहे, जब इन्होंने यहाँ राज्य कायम किया तो उनके अंदर भी इन्हीं को विशेषाधिकार था। मित्रों, इन लोगों को फांसी की सजा भी नहीं दी जाती थी।
और तो और अकबर जैसे जिसको तथाकथित रूप से महान कहा जाता, उसने एक शासनादेश जारी किया, इस लेख के अंदर बड़े विस्तार से बताया। और उन्होंने कहा कि नीची जाति को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये बहुत खराब है और इनको नीची जाति को बिल्कुल ये फसाद फैलाते हैं, बर्पा करते हैं, इसलिए इनको शिक्षा से भी वंचित करने का काम किया था। इसमें मोहब्बत बिन तुगलक व एक और अन्य राज्य हैं, केवल उनके समय अपवाद था जहां समानता से सबको व्यवहार किया जाता। सैयद वंश के अन्य अमीर वंशों के विशेषाधिकारों की कटौती की थी। और मित्रों, आप देखेंगे गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, इन दोनों को अशराफिया वर्ग के इतिहासकारों ने, अशराफिया वर्ग ने किस प्रकार इतिहास के अंदर लांछित करने का प्रयास किया, अर्ध विक्षिप्त बताया, पागल बताया, दिमाग से हिला हुआ बताने का प्रयास केवल यही किया था कि वही खींच थी कि इन दो शासनकालों ने अशराफिया वर्ग के विशेषाधिकारों को खत्म किया था। मित्रों, भारतवर्ष के अंदर सारे राजनीतिक दल कोई भी योजना बनाते हैं, कोई भी लागू करते हैं, तो केवल और केवल इस्लाम समाज की बात कर कर उस योजना को थोप देते हैं और उस योजना का वास्तविक लाभ इन 85% समाज में, जिनमें वनवासी भी हैं, दलित भी हैं, शोषित भी हैं, उनको नहीं मिल पाता। मित्रों, ये वर्ग या सामाजिक आर्थिक आधार पर ही नहीं बल्कि कई आधारों पर बटा हुआ है। यहाँ बन गुज्जर, भील, सोफिया, बकरवाल, सिद्धि जैसे आदिवासी वनवासी लोग हैं, तो यहाँ पर फिर से मीरासी, मेहतर, नट, धोबी, अन्य जैसी दलित जातियाँ भी मौजूद हैं। और इसके बाद ये पिछड़ों में धुनिया, कुंजड़ा, कसाई, ढपाली, तेली, कोरी, अंसारी, ऐसी पिछड़ी जातियाँ भी बहुत बड़ी मात्रा में मौजूद हैं और वह समाज के इन दुर्व्यवस्थाओं के अंतर्गत बहुत बुरी तरह से पिसी हुई हैं, बहुत शोषित हैं, पीड़ित हैं, दबाई गई हैं, सताई गई हैं, कुचली गई हैं। ये इन जातियों का औसत। और इसके बारे में सबसे बड़ा अगर आप सबूत चाहेंगे तो सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट है उसने स्पष्ट तौर से कहा कि मुस्लिम वर्ग में जो दलित जातियां हैं उनकी स्थिति तो हिंदू दलितों से भी ज़्यादा खराब है। लेकिन उनकी इन बातों पर ध्यान न देकर मुस्लिम समाज को के नाम पर राजनीतिक वर्गों, लिबरल गैंगों, कांग्रेसों व अन्य राजनीतिक दलों, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले दलों, वह केवल एक मुस्लिम के नाम पर एकता की बात करते हुए सारा लाभ दे देते हैं। और जो अशराफिया वर्ग है वह इन मुस्लिम एकता के नाम पर इन लाभों को हड़पता है और वह 15% मुस्लिम एकता के नाम पर बहुसंख्यक बन जाता है और 85% का शोषण करता है, वह लीडर बन जाता है अशराफिया। और जिसकी वजह से अशराफ को इज्जत, शोहरत, पद, संसद, सांसद, विधान परिषद, राज्यसभा जैसे पद मिला करते हैं। और ये लोग इसीलिए अपनी महत्ता, अशराफिया वर्ग की अपनी सर्वोच्चता कायम रहे, इसके लिए जो मुस्लिम समाज के, पसमानदा समाज के लोग जो पसमानदाओं के उत्थान की बात करते हैं, उनको ये यहूदियों का, आरएसएस का, भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बताकर लांछित कर उन्हें समाज में एक तरफ धकेलने का काम करते हैं। लेकिन मित्रों, धीरे धीरे वर्तमान, मैं जैसे लगातार कहता आ रहा हूँ कि इस देश की राजनीति के बारे में इतिहास में लिखा जाएगा तो दो कालखंड लिखे जाएंगे कि 1947 से 1914 और 1914 के बाद जो कालखंड है वो एक अलग होगा। आप देख रहे होंगे कि इस कालखंड के अंदर धीरे धीरे हमारे देश के प्रधानमंत्री व अन्य सरकारों ने भी पसमानदा समाज के बारे में बात करना शुरू की है। पसमानदा समाज की जो मांगे हैं, जो उनकी दिक्कतें हैं, उनको आगे रखने का काम किया। भले ही राजनीतिक रूप से भी पसमानदा समाज भारतीय जनता पार्टी या सत्तारूढ़ दल को समर्थन नहीं कर रहा, लेकिन उनकी बातें, उनको योजनाओं का लाभ देने के लिए वर्तमान सरकार कृत संकल्पित है और ऐसे पसमानदा समाज में काम करने वाले लोगों को मजबूत करने का भी काम कर रही है। पसमानदा समाज के जो कार्यकर्ता हैं, जो उनके समाज के लोग हैं, वह भी मांग कर रहे हैं सरकार से लगातार कि अब आने वाले समय में जो भी मुस्लिम समाज के नाम पर जो भी योजना, जो भी लाभ दिए जाएं, उसमें देने से पहले उनके अंदर व्याप्त वनवासी हों, दलित हों, शोषित हों और पिछड़े वर्ग के लिए एक अलग से उनकी व्यवस्था की जाए, उनको सब योजनाओं को लाभ दिया जाए, ये उनकी मांग है। और मित्रों, निश्चित ही
अंत्योदय की भावना के तहत चलने वाली वर्तमान सरकार मुस्लिम समाज की अंतिम सीढ़ी पायदान पर खड़े ऐसे गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित समाज के, पसमानदा समाज के लोगों के बारे में सरकारी योजनाओं में एक अलग से चर्चा करेगी और हम सब भी इस मांग को उठाएं। मेरा आप सभी से अनुरोध है, यदि यह अंक आपको पसंद आया हो तो इस अंक को ज़्यादा से ज़्यादा सुनकर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि समाज के अन्य लोगों को भी इनके फैलाए हुए झूठे नैरेटिव के बारे में जानकारी मिल सके और इन पसमानदा समाज के लोगों को सरकार द्वारा न्याय मिल सके। आप सबने सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी अपील के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।